Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance, and today we are conducting an orientation session for MSc2 for the batch June 2024 and December 2024. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिजल्ट से पहले ही MSc2 का एक्सेस ले लिया था एंड दे वर इन कांटेक्ट ऑफ द टीम ऑफ IQSF एंड दे वर आस्किंग कि कब होगा स्टार्ट। मैं MSc2 का जो सेशन होता है वो नॉर्मली रिजल्ट के बाद ही रखता हूँ, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही स्टूडेंट इस शेप में होता है या इस डिसीजन मेकिंग को ले सकते हैं सही तरीके से कि उसने MSc2 अटेम्प्ट करना है या नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट डिपेंडेंट होती हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स इसको जो है वो ऑप्ट करते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो खुदा ना खास्ता दूसरी बार पेपर दे रहे हैं, जिनका पेपर रुक गया है किसी वजह से, वो भी सारे रिजल्ट के बाद ही सर्टेन होते हैं कि हमें दोबारा इस पेपर को देना है, तो उनके लिए भी बड़ी आसानी होती है अगर हम रिजल्ट के बाद इस तरह के किसी सेशन को रख दें। और वैसे भी दिसंबर का एग्जाम जब आप लोग देकर आते हैं, जून का देकर आते हैं, तो आने के बाद आपका ऑडिट का बिजी सीजन स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट आते आते ये बिजी सीजन थोड़ा कम हो जाता है। बेशक मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, असल तो आपको जो है मार्च में रिलीफ होगा इन सारी चीज़ों से, लेकिन बहरहाल कदरे बेहतर सूरत हाल हो जाती है। लिस्टेड क्लाइंट एटलीस्ट निकल जाता है हमारा पहले महीने के अंदर। आज हम 28 जनवरी में बैठे हुए हैं, तो लिस्टेड क्लाइंट आप लोगों के तकरीबन फाइनलाइज हो चुके होंगे। अनलिस्टेड क्लाइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है वो मौजूद होंगे, लेकिन पढ़ाई को बारह साथ साथ जो है वो मैनेज करके चलना है। इसी चीज़ का नाम जो है वो मैनेजमेंट है। और अगर हम MSc2 का एग्जाम देखें तो वो प्योरली प्योरली मैनेजमेंट के बारे में ही बात करता है। ठीक है, तो अगर हमारी अपनी पर्सनल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हम इस पेपर को कैसे निकालेंगे, ये हमें सोचना चाहिए इसके हवाले से। अच्छा जी, सर आज के सेशन का एजेंडा क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अगर कंफर्टेबल हो तो चैट में एवरीवन के ऊपर, और अगर कंफर्टेबल ना हो तो डायरेक्ट मैसेज के ऊपर, जब आपका ब्लू टैब आ रहा है उसमें आप मेरा नाम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज के ऊपर मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो ऑडियंस क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वाली है जो MSc2 पहली दफ़ा अटेम्प्ट कर रही है, या सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वाली है जो MSc2 बाद में अटेम्प्ट कर रही है। अच्छा जी, एक आया फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक हो गया। और बहुत सारों की बहरहाल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट भी होगी। ये अच्छा आंसर है, फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट सर। पिछली जो दी थी वो प्रॉपरली नहीं दी थी। चलिए, ज़्यादातर मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट टाइम सेल्फ स्टडी किया था सर, ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। क्वालिफाइंग, चले ठीक हो गया। क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ हैं सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, कुछ हैं जो प्रॉपरली अब देंगे और आज से पहले प्रॉपरली नहीं दिया था। ठीक है दानिश, इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट, ऑल राइट। चलें, तो थोड़ा सा हम आज के सेशन को इस तरीके से बाइफिकेटेड रखेंगे कि सबसे पहले हम MSc2 की कंपोनेंट वाइज बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें MSc2 के अंदर शामिल हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न है और किस तरीके से एग्ज़ाम हमारे पास आएगा, हमारी पास करने की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स हमारे MSc2 के क्या होंगे, कौन से काम हमने करने हैं कौन से नहीं करने, किस तरीके से लेके चलना है। फिर अगेन हम आ जाएंगे पोर्टल की बात के ऊपर कि हमारे पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स कैसे हैं, स्टडी प्लान किस तरीके का नज़र आ रहा है, किस तरह हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को कैसे टैकल करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी बातें हमने आज के सेशन में जो है वो डिस्कस करनी है। और आप लोगों का फीडबैक लेना है, सारे आप लोगों के जहन में जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। जो इश्कालात हैं, बहामात हैं कि जी कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे पास करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को हमने जो है वो बहरहाल डिस्कस कर लेना है और उसके हवाले से जो है वो डिस्कशन करना है। ठीक है, पोर्टल भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, किस तरीके से मटेरियल कंपाइल हुआ हुआ है, ड्राइव पे क्या क्या रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम बहरहाल उसके अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे और इसको जो है वो सेशन को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन कि सर ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली कवर करें, समझ में नहीं आती है? हाँ जी, एनीथिंग? चलो, तो प्रीटी मच जो बातें मैंने की हैं उसके अंदर शायद आपका भी पॉइंट कवर हो ही गया होगा। तो आए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मली स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, MSc2 का पेपर दो प्राइमरी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक, आप SPM क्लियर करते हैं, जिससे पहले नाम BMS था, अब SPM हो चुका है। और दूसरा, आप एट द सेम टाइम क्लियर करते हैं BFD वाला एरिया। ठीक है, हाँ, ICW की बुक पे भी गाइडेंस दे दूंगा, BFD के पोर्शन के ऊपर भी मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें कवर कर लेंगे हम। सही है, दो प्राइमरी सब्जेक्ट्स SPM और BFD, ये क्लियर करने पर आपका MSc2 जो है वो अनलॉक होता है। अगर मैं MSc2 देखूँ, फुल फ्लेज्ड 100 मार्क्स का पेपर है
लेकिन समझने की बात यह है कि ये एक केस स्टडी बेस्ड पेपर है। इसका जो स्टाइल है पेपर का, कंप्लीटली एक केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। सर मैं इसको केस स्टडी बेस्ड एग्जाम क्यों कहता हूँ, वजह क्या है इसकी? देखो 100 मार्क्स का तुम्हारे पास पेपर आएगा। इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, और तीसरा क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। आइए जरा पेपर पे एक नजर डालते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। ये आपके सामने मैंने पेपर की शक्ल खोली है। तकरीबन 4.25 घंटे का आपका ये पेपर होता है, सही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आइडियली आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, उन सारी चीज़ों के हवाले से। ये पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिल्क। पूरा कंपनी का बैकग्राउंड मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के बाद आपके पास 6 सवाल है। 6 सवाल, 50 नंबर का क्वेश्चन है। मुकम्मल केस स्टडी कंपनी के बारे में दी हुई है। और ये जो 6 अपेंडिसेस, ये जो 6 सवाल दिए हुए हैं, ये बेस्ड होते हैं अपेंडिसेस के ऊपर। अगर आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसके अपेंडिक्स नजर आएंगे। ये पहला अपेंडिक्स, ये दूसरा अपेंडिक्स, ये तीसरा अपेंडिक्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। 3 अपेंडिसेस दिए हुए हैं और हमें 6 सवालों को यहाँ पे कंप्लीट करना है 50 नंबर के लिए। सर आप इसे केस स्टडी क्यों कहते हैं? देखो पूरी कंपनी की सिचुएशन तुम्हारे सामने है। आज तक तुमने कैसा सवाल किया था? तुमने कहा जी इंडस लिमिटेड फलाना 15 नंबर का सवाल, रोज लिमिटेड फलाना 20 नंबर का सवाल। कंपनी अलग, सवाल अलग, सिचुएशन अलग, सिनेरियो अलग, बात अलग। यहाँ पे पूरी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह सोचना है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की तरह सोचना है, बिजनेस मैनेजर की तरह सोचना है, और एक कंपनी का कॉन्टेक्स्ट अपने सामने रख के 6 सवालों का जवाब देना है। नॉर्मली आपको ये नजर आएगा, आई कि आपका एक बिहेवियर है सवाल पूछने का। नॉर्मली आपको ये नजर आएगा कि एक अपेंडिक्स एक या दो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है, फिर दूसरा अपेंडिक्स दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। फिर सोहेल बिल्कुल अवेलेबल होगी ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। और इस तरीके से तीसरा अपेंडिक्स फिर एक दो रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर रहा होता है। ये आपका 50 नंबर वाला सिनेरियो है, ठीक है। अब आप आगे आ जाएं इसी तरीके से, जब 2 अपेंडिक्स खत्म होंगे, 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल आपके पास मौजूद हैं, मतलब मिनी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। 25 नंबर का ये क्वेश्चन, एक सवाल है। इसका भी अपेंडिक्स दिया हुआ है 1, अपेंडिक्स दिया हुआ है 2, और अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स दिए हुए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से 25 नंबर का सवाल है। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं सर इसकी भी, और 4 रिक्वायरमेंट्स के बाद अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 ये आपके पास मौजूद है। कोई भी ये सवाल ना करे कि पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी या नहीं होगी। हम 3 साल हो गए अब कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड सी बात है, जो भी सेशन होगा वो पोर्टल पे अपलोड होगा। कोई भी चीज होती है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा बेसिक सा मैंने आपको एग्जाम का पेपर का टूर दे दिया, और आपको ये दिखा दिया कि भाई जो एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, फॉर दोज हु आर अपियरिंग इट इन 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 लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट, या जो सही तरीके से भी प्रॉपर्ली देखेंगे, वो उसको पहली दफा ये समझ लें कि भाई 100 नंबर का पेपर पूरी पूरी कंपनी की केस स्टडी आती है। अगर एक कंपनी एक डिवीजन बंद कर रही है और नया डिवीजन स्टार्ट कर रही है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी होगी। पुराने डिवीजन का परफॉर्मेंस कैसा था, नए डिवीजन के बारे में क्या सोचा, कंपनी की इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी किस तरीके से अपना काम शुरू करने की बात कर रही है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किस एनवायरनमेंट में जा रही है, कंपटीशन कैसा है, किस तरह डील करेगी, कंपेरेटिव स्ट्रैटेजी क्या होगी, इंटरनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, ग्रोथ में कहाँ पर है, एवरीथिंग अबाउट दैट कंपनी। हर चीज उसे कंपनी के बारे में आपको दी हुई होगी। और आपको 25 से 50 नंबर का एक सवाल दिया हुआ होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। एंड यू नीड टू थिंक लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अ बिजनेस मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है। सर तो क्या ये पेपर बीएफडी प्लस एसपीएम है? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की यही है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की यही है कि ये पेपर बीएफडी प्लस एसपीएम है। ऐसा नहीं है। आपने बिजनेस देखो, बिजनेस के 2 एंगल्स होते हैं। एक बिजनेस को मैनेजमेंट यानी चलाने का तरीका, दूसरा बिजनेस में फाइनेंसिस का एंगल। ये दोनों चीजों की नो हाउ, नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपने बीएफडी एसपीएम में ले ली है। और न सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए भी देख लिया है। लेकिन अब अगर एक कंपनी का सिनेरियो मेरे पास आता है, एक कंपनी की सिचुएशन मेरे पास आती है, तो अब आप एक कंपनी के सरबराह के तौर पे सोच रहे हैं। एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं। अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये बीएफडी के फलाने चैप्टर में से इसने ये चीज उठा के दी है, और एसपीएम के फलाना चैप्टर में से आपने ये चीज जो है वो उठा के दी है,
मैं एक पैराग्राफ वहां से लिख देता हूँ, एक कैलकुलेशन यहां से कर देता हूँ, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये माइंडसेट या अप्रोच निकाल दो जहन से। इट्स नॉट अ क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड पेपर, ये केस स्टडी बेस्ड पेपर है। पूरी एक कंपनी की सिचुएशन आपके सामने है, पूरी एक कंपनी की सिचुएशन आपके सामने है। अब आपसे, आप में से कोई इसको जब डील करने जाता है या देखने जाता है, तो हमें उस कंपनी की ग्राउंड रियलिटीज को समझना है, क्या चीज एग्जैक्टली वहां पूछी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंपनी को सूट करता है, क्या नहीं सूट करता। और जो नॉलेज है पीछे, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको इन 2 एग्जाम से मिली है, जो आपको इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करनी है, अप्लाई करनी है। प्राइमरीली 4 चीजों पे आपका पेपर बेस्ड होता है। पहला पार्ट है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, दूसरा है फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तीसरा है टैक्स प्लानिंग का, जो तकरीबन तकरीबन हमारे पास एवरेज 10% के लिए आता है टैक्स का एरिया। और फिर आता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स वाला एरिया, ये भी ऑन एवरेज तकरीबन हमारे पास आता है 10% के लिए। मिला के कोई तकरीबन 50% का एरिया हमारा यहाँ से आता है, ठीक है। और फिर रह गया हमारे पास रिमेनिंग 30% का एरिया, वो कैलकुलेशन बेस्ड पेपर आता है। यानी सर ये जो टैक्स प्लानिंग है, क्या ये एडवांस टैक्स या टैक्स प्रैक्टिसेस का जो पेपर है हमारा, उससे रिलेटेड है? बिल्कुल उससे रिलेटेड है। मैं रेकमेंड ये करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने अगर एडवांस टैक्स एमएस2 के साथ पढ़ा है या उससे पहले पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है टैक्स प्लानिंग वाले एरिया को करने की। क्योंकि ज़ाहिर है मैं टैक्स पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं सकता। सिलेक्टिव एरियाज हैं जिनका हम यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनके हवाले से जो है टैक्स प्लानिंग की पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक एक चीज़, एक एक सेक्शन टैक्स का यहाँ पे जो है वो पढ़ें। इसलिए अगर आपने एडवांस टैक्स साथ में दिया है या पहले कभी पढ़ा है, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी उन चीज़ों को कोप अप करना और ऑर्डिनेंस के अंदर किसी सेक्शन को देख के समझना। नॉर्मली टैक्स प्रैक्टिस प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से आपके लॉसेस के सेक्शन रेलिवेंट होते हैं, आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का पूरा एरिया जो है वो रेलिवेंट होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो बेसिक नुआंसेस होती हैं कि जी अपील में क्या होगा, सेकंड अपील में क्या होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल किस तरह काम करेगा, ट्रिब्यूनल किस तरह काम करेगा, अपील, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास नहीं आएंगी। कंपनी अपना टैक्स कैसे बचा सकती है, कंपनी का टैक्सेशन, ओवरसीज एंटिटी, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, डिविडेंड वगैरह की टैक्सेशन, रॉयल्टी की टैक्सेशन, ये चीज़ें यहाँ पे टैक्स प्लानिंग परस्पेक्टिव से, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग परस्पेक्टिव से यहाँ पर जो है वो होती हैं। और इस सारी चीज़ को जो है वो इसके अंदर जो है वो असेस किया जाता है कि आप कंपनी का टैक्स बचाने के एतबार से कितना सोचते हैं, या कंपनी को टैक्स इंसेंटिवाइजेशन बेनिफिट देने के एतबार से किस तरह सोचते हैं। फिर आ जाता है हमारा सीसीजी का एरिया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स का एरिया। ये कोड ऑफ एथिक्स नहीं है भाई, ये ऑडिट का कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ये बिजनेस एथिक्स है। यहाँ पर आके अब आपसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करेगा। इधर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात होगी, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए, एथिक्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करनी चाहिए, कंपनी के मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए, कंपनी के लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपने नॉर्मली जो एसपीएम के अंदर पार्ट पढ़ा है वो दोनों पढ़े हुए हैं, बिजनेस प्रिंसिपल्स वाला एरिया भी देखा है आपने, कोड ऑफ एथिक्स वाला एरिया भी देखा है। यहाँ पे ज्यादा बिजनेस प्रिंसिपल्स और बिजनेस एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट वाली चीजें यहाँ पर जो है टेस्ट होती हैं। फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट, बिजनेस को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कंपनी को ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये इसके अंदर बहरहाल जो है वो यहाँ पे शामिल होता है। सही है। 4 मेजर एरियाज, ये तुम्हारा बहुत हद तक जो है वो मैनेजमेंट वाला एरिया है, जिसकी इंस्पिरेशन, आई वुडंट से डायरेक्टली, इसकी इंस्पिरेशन एसपीएम से आती है, कॉन्सेप्ट्स वहाँ के इस्तेमाल होता है। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला एरिया है, ये सॉर्ट ऑफ तुम्हारा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला एरिया, ये जिसको तुम कह लो कि बीएफडी की इंस्पिरेशन यहाँ से आती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अभी भी तुमने एसपीएम में पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस करके कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना। जो फाइनेंशियल एंगल है सारा, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे बीएफडी के अंदर देखा। लेकिन बीएफडी में भी तुम बहुत ज्यादा अगर नुआंस, मतलब उसमें बेसिक टॉपिक्स में चले जाओगे, निटिग्रिटीज में चले जाओगे, तो वो यहाँ टेस्ट नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे होती, वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटिंग के तरीकाकार। हम हमेशा ये इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि कंपनी जो बिजनेस करने जा रही है, वो बिजनेस कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत हो गया तो कैपिटल राशनिंग वगैरह कॉन्सेप्ट, और फॉरेक्स का ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट। ये नहीं हो सकता कि बहुत ही ज्यादा कोई इन डेप्थ किस्म का तुम्हें कोई इनडायरेक्ट कोड देके वो रिवर्स फ्यूचर और रिवर्स ऑप्शन तुमसे यहाँ पे कैलकुलेट करवाए कि तुम्हारी कैलकुलेशन जो है वो एक ही सवाल के अंदर 15-20 नंबर के ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली वो पूछता है जी फॉरेक्स के कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, यहाँ कैसे अप्लाई होगा, मोटी मोटी स्ट्रेटेजी बता। वो स्ट्रेटेजी पे बात करता है, डायरेक्शन पे बात करता है, सोच पे बात करता है, थॉट लीडरशिप पे बात करता है, रादर देन कि वो तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट जाके टेस्ट करे। ये नहीं हो सकता कि तुम्हें 2 मशीनें दे और बोले यार इसकी ऐसे रिप्लेसमेंट साइकिल निकालो इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर, और इस पर तुम्हें 15 नंबर की कैलकुलेशन उठा के दे दी।
लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो मर्जर एक्विजिशन के लिए एक एंटिटी तुम्हें दे और कहे भाई वैल्यूएशन करो, कंपनी को किस वैल्यू पे इसको एक्वायर करना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव से पूछे कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुमसे वो स्ट्रेटेजी की सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, जो एसपीएम के अंदर हम एसएफए मॉडल पढ़ते हैं, ये एसएफए मॉडल तुम्हें स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन का टेस्ट करवाए और साथ में कहे जरा कैलकुलेशन करके भी बताओ कंपनी की एनपीवी पॉजिटिव आ भी रही है या नहीं आ रही, आईआरआर कितना ल्यूक्रेटिव है, क्या कंपनी को शेयर होल्डर्स को एक बेसिक रिटर्न मिल रहा है, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो वहां पे आप रिस्क रिटर्न की बात करते हैं, उन सारी चीजों को वहां पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल ये चार बड़े एरियाज एमएससी 2 के अंदर हमारे पास जो है वो टेस्ट होते हैं, इनको जो है वो देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और फिर सवालात किए जाते हैं। सर क्या चीज एमएससी 2 में पास करवाएगी? सर एमएससी 2 में आपको जो चीज पास करवाएगी वो ड्राफ्टिंग है, वो प्रैक्टिस है। बहुत ज्यादा सवालात को सॉल्व करना, सिचुएशंस को एनालाइज करना कि सीईओ कैसे सोचता है, फाइनेंस का हेड कैसे सोचता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे सोचते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिनेरियोज में जब आप अपने गिवन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी सोचने का तरीका कार, आपका थॉट पैटर्न, आपका सोचने का अंदाज वैसा बनता चला जाता है। उसमें वो आसानी आती चली जाती है, इजीनेस आती चली जाती है। आपने एक सवाल किया जिसमें कंपनी की डिवीजन बंद कर रही थी, आपने इवेल्युएट किया कंपनी को डिवीजन बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट एज वेल एज नंबर्स का स्टैंड पॉइंट। आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया उसका, उसकी गलतियां आइडेंटिफाई की और फिर आपने कंक्लूड किया कि भाई कंपटीशन को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए क्या स्ट्रेटेजिकली मुझे इस डिवीजन को बंद करना चाहिए या इंप्रूवमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। एक सिचुएशन हो गई। अब जब एक सिचुएशन आपने ये कर ली, अब एक कंपनी की सिचुएशन आती है जिसमें आप कहते हैं कि यार कंपनी को बिजनेस खोलना चाहिए या नहीं, कोई टेरिटरी है, कोई बाउंड्री है, इंटरनेशनल मुल्क है, वहां पर कंपनी सोच रही है कि जी अब हम इसको स्टार्ट करें या ना स्टार्ट करें। सही है, स्टार्ट करें या ना करें। अब दूसरा सवाल आया आपके सामने। अब जब दूसरा सवाल आपके सामने आया तो आपने सोचने का जो लेंस है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया। यार फायदे नुकसान की बात देखो, कंपनी का कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कंपटीशन कितना है, कितने चांसेस है कंपनी सक्सीड कर जाएगी, क्या कंपनी वहां पे काम कर भी सकती है या नहीं, इस एरिया में एक्सपर्टीज है भी या नहीं, लेबर लोकल अवेलेबल होगी, इंटरनेशनल अवेलेबल होगी, डिविडेंड्स आएंगे तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगी। आपने इन सारे एंगल से एक दफा सोच लिया। अब ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोस हैं, इसके दो सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। द मोमेंट आपने इन दो सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, इन दो सिनेरियोस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, अब आप तीसरा सवाल अटेम्प्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। क्या मुझे सोचना आता है, मुझे इवेल्युएट करना आता है, मुझे मकसद पता है सवाल का अचीव करने का क्या है, क्या चीज एग्जामिनर बताना चाहता है, क्या चीज नहीं बताना चाहता। अब हमारे पास एक सवाल आया यहाँ पर कि सर क्वेश्चन बैंक और पास पेपर तो लिमिटेड है प्रैक्टिस के लिए, फिर क्या करेंगे। थोड़ा सा कबल वक्त है, लेकिन चलो अगर सवाल आ ही गया है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। लेट मी शो यू समथिंग फॉर दिस। ये आपका जो है वो एमएससी 2 का पोर्टल है हमारे पास। पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हमने आईक्यू की वेबसाइट खोली। अब हम आते हैं थोड़ा सा पोर्टल की तरफ। ये लोड हो रहा है, बेयर विद मी प्लीज। अच्छा जी, ये देखें, ये आपका पोर्टल आपके सामने मौजूद है। सही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टैब है, स्टडी अप्रोच की जो हम सेशन कर रहे हैं, सेशन में हम यही सारी बातें करेंगे, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिर स्ट्रैटेजी और बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स। जितने लोगों को इस बात की टेंशन है कि जी एसपीएम आज पढ़ा, कल पढ़ा, एक साल पहले पढ़ा, 1.5 साल पहले पढ़ा, सर कैसे कवर होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन यहाँ मौजूद है। टोटल टोटलिटी में जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं एमएसए 2 के, सारे यहाँ मौजूद हैं। एक 2 घंटे की क्लास है ये, जो मैंने किसी टाइम पर की थी, तकरीबन 6-8 महीने साल पहले। इसको आप देखेंगे, कंप्लीट ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू आपको मिल जाएगा। सर बर्ड्स आई व्यू नहीं चाहिए, डिटेल में चाहिए, डिटेल में चाहिए। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस का रिवीजन यहाँ पे मौजूद है। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक क्लॉक यहाँ मौजूद है। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट यहाँ मौजूद है, इसके अंदर एक्विजिशन, मर्जर, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, पार्टनरशिप, जेवीज, जॉइंट वेंचर्स, ये सारा आता है। फिर उसके बाद आपकी केस स्टडी मौजूद है, केस स्टडी मौजूद है। फिर आईटी, ई मार्केटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ई मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर 2 केस स्टडीज, ये पूरा रिवीजन मौजूद है। नहीं पढ़ा एसपीएम, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, बीएमएस को पास किए काफी टाइम हो गया, आप इसको जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। दरवाजा बंद कर दो ये वाला प्लीज, आप इसको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। सही है।
अच्छा सर, इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कहाँ मिलेंगे? सॉफ्टवेयर वो भी ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है, ड्राइव पे मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई मोबाइल से, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर। अब आ जाओ आप बीएफडी वाले एरिया में। सर बीएफडी रिवाइज नहीं किया हुआ, बीएफडी के भी कॉन्सेप्ट का रिवीजन मौजूद है। वैक, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मर्जर एक्विजिशन, फॉरेक्स, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हुए, सारे रिवाइज हुए हैं। अब आ जाए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला एरिया, अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था सर, उस पर केस स्टडीज हैं, बिल्कुल है। समर 2019 समर, आईसीडब्ल्यू पेज पीएलसी, मैंने आईसीडब्ल्यू के कोई तकरीबन 35 सवाल करवाए हुए हैं यहाँ। तो जो कह रहे हैं ना कि सर वो प्रैक्टिस पेपर तो इतने नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने नहीं है, क्वेश्चन बैंक इतनी नहीं है, पास पेपर इतने नहीं है, आपके लिए भाई ने सवालों की दुकान लगाई हुई है। आपको करने कितने सवाल हैं आप ये बताएं। आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है किससे रिलेटेड सवाल है, क्या थीम उसके अंदर फॉलो हुआ है। आईसीडब्ल्यू का ऑप्टिका साइंटिफिक मौजूद है, लैंडेक्स, ये आते चले जाएं आते चले जाएं, आपके तकरीबन 17 सवाल आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नजर आएंगे। सर मेरा मार्केटिंग और आईटी स्ट्रांग नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, मैं अभी सिलेबस में दिखाऊंगा आपको। सर इसके अंदर 8 सवाल मौजूद है, 2019 समर आई कैप के मौजूद है, फिर ये हमारे रजिस्टर्ड बच्चों को नजर आएगा, ये लॉक हुआ है, पहला वाला डेमो पे ओपन है, 17 सवाल डेमो पे ओपन है, जितने देखने चाहो देख सकते हो, ये वाले लॉक हुए हुए हैं। फिर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आ जाओ। सर मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, रेशियो एनालिसिस इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले आपको आई कैप के सवाल नजर आ रहे हैं, फिर आपको आईसीडब्ल्यू के नजर आ रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, फिर आगे जाके एसीसी के नजर आ रहे हैं। सर मेरी वैल्यूएशन स्ट्रांग नहीं है, मुझे वैल्यूएशन के सवालों में मसला होता है। सर 12 सवाल हुए हैं उसके अंदर, 12 सवाल आपके सामने मौजूद हैं। अगेन आई कैप के क्वेश्चंस, आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस, और ये वर्कबुक के क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन, ये नहीं समझ में आती बात, 6 सवाल इसके ऊपर करवाए हुए हैं। सर रिस्क ट्रेजरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, फॉरेक्स में मैं फंसता हूँ, तकरीबन यहाँ पे आपके पास 8 सवाल करवाए हुए हैं। सर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स का रिवीजन करवा दें, ये रहा सीसीजी 2019 का रिवीजन, ये एथिक्स का रिवीजन। सर टैक्स एस्पेक्ट की क्लास करवा दें, ये आपकी टैक्स एस्पेक्ट की क्लास मौजूद है। सर एमएससी 2 का पूरा रिवीजन करवा दें, एक रिवीजन की कंप्लीट वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की थी, पूरी यहाँ पर मौजूद है। सर लाइव सेशंस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, जो हमारे लाइव क्यूएनए सेशंस होंगे वो आपको यहाँ पर इंशाल्लाह ताला नजर आते चले जाएंगे। हर वीक हमारे स्टडी प्लान के, स्मार्ट प्लान के हिसाब से हम यहाँ पर मौजूद होंगे, और वीकली सेशंस के ऊपर एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे, और एडिशनल प्रैक्टिस के साथ नए सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। सर ये नए सवाल कौन से होंगे? ये नए सवाल होंगे एसीसी की, आईसीडब्ल्यू की, आई कैप की रीसेट अटेम्प्ट के क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आई कैप के लास्ट 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं करवाए, यानी दिसंबर 23 और समर 23, या समर 23 भी शायद मैं करवा चुका हूँ। बाकी सारे आई कैप के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 35 आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। एसीसीए के आपको तकरीबन 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वर्कबुक के तकरीबन आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिला के कोई तकरीबन 65 के स्टडीज का ये क्वेश्चन बैंक यहाँ मौजूद है। 65 की स्टडीज, उसमें से 25 से 30 सवाल वो हैं जो 50 नंबर वाले हैं, बाकी 25-25 नंबर वाले हैं। आप पढ़ेंगे कब ये बताएं आप कब पढ़ेंगे? यार 65 केस स्टडी है ना, तो तुम एवरेज 1.5 घंटा लगा लो, तो उस हिसाब से कोई ये तकरीबन 180-90 घंटे, 100 घंटे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो बन जाता है पूरा। और देखो एक बात और, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करवाया। मैंने जहां वैल्यूएशन की बात की है ना सवाल में, पहले मैंने वैल्यूएशन रिवाइज करवाई, उसके मेथड्स बताएं। जहां मैंने 5 फोर्सेस पढ़ाया वहां मैंने पहले 5 फोर्सेस को समझाया है। जहां मैंने पेस्टल एनालिसिस पढ़ाया वहां मैंने पहले पेस्टल को समझाया है, समझाने के बाद क्वेश्चन करवाया है। इसलिए ये 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस हैं, जिसमें पूरे पूरे सवाल मैंने सॉल्व करवाए, पूरे पूरे सवाल सॉल्व करवाए। और फिर उसके बाद टैक्स में ये होता है कि टैक्स की चेंजेस आती हैं। मैं अभी से प्रोसीजर बता दूं, टैक्स की चेंजेस आती हैं, सर मुर्तजा अपनी समरी अपडेट करते हैं, और फिर लास्ट मंथ या सेकंड लास्ट मंथ के अंदर जब वो पूरी समरी अपनी शक्ल में आ जाती है विद ऑल दी एसआरओज वगैरह वो सारी चीज़ें, तो फिर हम उस समरी को आप लोगों के साथ सॉफ्ट में शेयर करते हैं, और फिर एक सेशन रख लेते हैं जिसमें हम चेंजेस के ऊपर या रेलिवेंट एरियाज के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। ये एरिया है जो टैक्स के अंदर कवर्ड होता है। बाकी सीसीजी में अगर कोई चेंजेस वगैरह होती हैं वो मैं करवा देता हूँ। एथिक्स के अंदर वैसे तो कोई चेंजेस होती ही नहीं है, मैंने जो करवाए हुए हैं सवाल तो उसके अंदर वो चीज़ टच बेस हुई हुई है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, व्हाट्सएप ग्रुप 24 आवर्स आपके लिए ओपन है, आपने सवालात लिख के भेजने हैं। मैंने ऑफिस से फ्री होना है, याद रहे ऑफिस से फ्री होना है, दोपहर में शाम में मैं जवाब नहीं दे रहा होता, मैंने ऑफिस से फ्री होना है और रात में आपके सवालात के जवाब दे देने हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर देना है। आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए, आप खुश हैं। वीकली क्यूएनए सेशंस में आ जाए, वहां सवाल पूछ लें, आप खुश हैं। एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस में आ जाएं, अपने मसले बता दें, अपने प्रॉब्लम्स बता दें, आप मुकम्मल तौर पे खुश हैं। फिर मैं एक टीचर असिस्टेंट भी एमएससी 2 के लिए अपने पास जो है रिजल्ट के बाद हायर करने का सोच रहा हूँ,
जो आपके एग्जाम के जो आंसर्स होते हैं, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, उनके आंसर्स को आपको चेक कर दे। सर जो टॉपिक्स आपने लेक्चर में कवर करवाया दे इनफ, या हमें एसपीएम बीएफडी फुल बुक दोबारा रिवाइज करनी होगी? नहीं, कुछ भी रिवाइज नहीं करना होगा, कोई चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आईसीडब्ल्यू की किताब अपने सामने रखो, बीएफडी एसपीएम की किताब अपने सामने रखो, जहां फंसो उसको हाथ लगाना, जहां पे फंस जाओ उसको हाथ लगाना। कोई चीज याद नहीं आ रही है बिल्कुल, यार एमआईआरआर का फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, सर ने क्या पढ़ाया था बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, मैंने फला इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, मुझे एमआईआरआर का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा जैसे सर मुजम्मिल बता रहे। अपनी किताब खोलो, एमआईआरआर का फॉर्मूला देख लो, अपनी रजिस्टर खोलो, मॉडिफाइड आईआरआर का फॉर्मूला देख लो। यार ये पे बैक तो इनका अलग तरीके से निकल रहा है, मैंने तो अलग तरह से पढ़ा है, अब किताब खोल के देख लो। एमएससी टू में किसी बुक को फॉलो करना इससे कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होता है कि आप सवालात को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जिस पोर्टल पे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में उसको सॉल्व करें। मैं आप लोगों के साथ एक एक्सेल बेस्ड स्मार्ट प्लान शेयर करूंगा, मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट का बना हुआ है, मैं वो खोल के दिखाया था, मुझे उसको अपडेट करना है। सर कैन यू प्रोवाइड बीएफडी नोट्स व्हिच हैज फार्मूला यू हैव प्रोवाइडेड टैक्स इन एसपीएम नोट्स? हाँ बिल्कुल, मेरी जो ड्राइव का लिंक मैंने आप लोगों को दिया है एमएससी टू के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो मैं उसको वहां पर अपडेट कर दूंगा, और ड्राइव का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर देता हूँ एक दफ़ा फिर से। ड्राइव का लिंक जो आप लोगों के पास है उस पर सब रखा हुआ है, उस पर एसपीएम की किताब है, उस पर बीएफडी की किताब है, उस पर एसपीएम की समरी नोट्स रखे हुए हैं, बीएफडी की फॉर्मूला बुक किताब के अंदर रखी हुई है, सो ऑन सो फोर्थ, एवरीथिंग इज देयर, हर चीज़ वहां पर मौजूद है, आप इजीली उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो तो आपने करवाए होंगे जी आईपैड के ऊपर, और एग्जाम में तो हमें एक्सेल पे सॉल्व करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मुकम्मल तौर पे सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो एक्सेल बेस्ड फॉर्म में रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ड्राइव, हमारी ड्राइव यहाँ पर है, बेसिकली इस फोल्डर का मैं आपको एक्सेस दूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, बेयर विद मी। ये एम एफ एस पी एम बी एफ डी यहाँ पे आपके सामने फोल्डर नजर आ रहा है। इसके अंदर देखें सारे फॉर्मूले फोल्डर्स बने हैं। आपको बीएफडी का मटेरियल चाहिए, बीएफडी का ले लें, एमएससी टू का, अब ये किसी टाइम पे मैं एफएआर टू पढ़ाया करता था, एसपीएम की किताबें इसमें रखी हुई हैं, किसी को कैफ सिक्स एमएफए का कोई मटेरियल देखना है वो भी यहाँ से देख सकता है, कोई मसला नहीं है। आप जाएं एमएससी टू के अंदर, एमएससी टू के अंदर आप चले गए, आपका आईसीडब्ल्यू का मटेरियल रखा हुआ है, आपके बेंचमार्क क्वेश्चंस, आपका सिलेबस वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें सारी रखी हुई हैं, बीएमएस की समरी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, टैक्स की समरी रखी हुई है सर मुर्तज़ा की। आप जाएं यहाँ पर सोल्यूशन फाइल्स के अंदर, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे इस सब की एक्सेल फाइल यहाँ पे मौजूद है। सर एग्जाम में एक्सेल पे ही कैलकुलेशन करते हैं ना, सॉफ्टवेयर में, सर एक्सेल पे सॉल्व करते हैं, एक्सेल पे करवाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन तो आपको टाइप करनी है, वो मैंने लिखा हुआ है बाकायदा पेन से, लेकिन आप उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करेंगे। क्वेश्चंस मैंने तकरीबन 4-5 सॉफ्टवेयर पे भी करवाए हुए हैं, वो भी पोर्टल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। आईसीडब्ल्यू की बुक भी अवेलेबल है ड्राइव पर, बिल्कुल ऐसा ही है, आईसीडब्ल्यू की बुक भी अवेलेबल है। आप आईसीडब्ल्यू के मटेरियल में जाएंगे, रिसेंट पास पेपर्स अभी आईसीडब्ल्यू के नहीं है, पिछले 2-3 अटेम्प्ट के, 1-2 अटेम्प्ट के, वो मुझे यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इसके कहते हैं सर आप क्या रेकमेंड करते हैं, हार्ड फॉर्म में क्वेश्चन पेपर को देखकर सॉल्व किया करें या सॉफ्टवेयर में? जो सॉफ्टवेयर में करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिस तरीके से आई क्या प्रोवाइड करता है, वो खैर बड़ा आपको हार्ड कॉपी वहाँ मिलती है क्वेश्चन की, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व आप सॉफ्टवेयर में करें, सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें, उसकी कहीं लोकल अपने पास डिस्क्रिप्शन को सारा कॉपी कर लें, वर्किंग को कॉपी कर लें, ताकि वो सोल्यूशन सेव भी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में करें। जब से सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ है उसके बाद के जो सवालात हैं मैंने भी वो सॉफ्टवेयर में करवाए हुए हैं। ये आपकी आईसीडब्ल्यू की एसबीएम की किट मौजूद है, कुछ पास पेपर्स मौजूद हैं, एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस किसी स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया था वो यहाँ पे मौजूद है, कौन सा सवाल किससे लिंक होता है, और ये आपकी किट और उन सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मौजूद है। हाँ, एग्जाम में आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी खुला हुआ होता है, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। चलिए, एक एक स्टूडेंट ने हमारे पास जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सर हार्ड में देखना ज़्यादा आसान होता है, आप हार्ड में क्वेश्चन देखते जाएं और ऊपर सॉल्व करते जाएं, सॉफ्ट कॉपी के अंदर बार बार विंडो टैब को शिफ्ट करना है, विंडो को शिफ्ट करना है, ये मुश्किल होगा। सर आपके नोट्स या बुक्स अवेलेबल होंगे? भाई मेरे सवालात अवेलेबल हैं, नोट्स तुम इस चीज़ को कह लो, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उनकी सारी सोल्यूशन फाइल्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं। आप ये सोल्यूशन फाइल्स खोलें, सारा रिविजन सोल्यूशन सब कुछ मैंने इसके अंदर किया है। जो हमारी वीकली सेशंस होंगे उसमें जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इसी तरीके से करवाऊंगा।
एक्सेल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्व करवाऊंगा आई कैप के, फिर उसके सोल्यूशन को हम एक्सेल में लेके आ जाएंगे, या एक्सेल में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको जो है आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मामला जो है वो आसान हो जाएगा। मुबशिर कहते हैं सर हार्ड कॉपी यूज करना ज्यादा आसान है, आप हार्ड कॉपी यूज करें और उसको देखकर सोल्यूशन अपना है सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप करें, एटलीस्ट सोल्यूशन सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी उस हवाले से जो है वो बन जाएगी। पोर्टल के ऊपर तकरीबन आपके पास 65 केस स्टडीज का मवाद मटेरियल मौजूद है। वीकली सेशंस के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के आंसर्स पे फीडबैक दूं। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं स्टूडेंट को वीकली सेशंस में बुलाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि भाई अपना सोल्यूशन लेकर आना, जो सवाल तुमने इस वीक में कवर किया है उसका सोल्यूशन लेकर आना। स्टूडेंट अपना सोल्यूशन मुझे भेजते हैं, मैं उन्हीं सेशंस के अंदर उन्हें उसके ऊपर फीडबैक दे देता हूँ। हाँ, वीक वाइज स्टडी प्लान भी है, रुको जरा मैं चेक कर लूँ, मेरे पास बना हुआ है, मुझे सिर्फ अपडेट करना है इस अटेम्प्ट के लिए उसको, बट लेट मी जस्ट शो यू। हाँ, दिसंबर 23 का प्लानर बना हुआ है, मैं इसको जून 24 पे रोल फॉरवर्ड करके आपको दे दूँ। आपको पता है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो रोल फॉरवर्ड करने में उस्ताद होते हैं। नहीं, कंपाइल्ड हार्ड बुक्स आकिब नहीं है, कंपाइल्ड हार्ड बुक आप आईसीडब्ल्यू की ही इस्तेमाल करें, उसके अंदर इनफ मटेरियल है। दोबारा से वही सारा मटेरियल मैं एक किताब में लिख दूं और आपको बोलूं जी ये मेरी किताब है, तो कोई फायदा नहीं है। आप आईसीडब्ल्यू भी परचेस करेंगे, मेरी भी किताब परचेस करेंगे, फालतू में आपके पैसे ज़ाया होंगे। अच्छा जी, देखिए दिसंबर के हिसाब से हमारा प्लान बना हुआ है, अगर मैंने गालिबन स्क्रीन शेयर कर दी है तो स्क्रीन नजर आ रही है प्लान की आप लोगों को? जी मरियम, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ड्राइव के ऊपर सब कुछ, ये अभी मैंने सारा कुछ बताया, आपने अभी ज्वाइन किया है मरियम? हाँ जी, नजर आ रहा है ये सबको प्लान हमारा? नो प्रॉब्लम मरियम, मैंने ये सारा कुछ अभी बताया, आप रिकॉर्डिंग भी सेशन की देखिएगा किस तरीके से हमारा जो है वो मटेरियल मौजूद है पोर्टल के ऊपर, ड्राइव के ऊपर, कैसे सवालात की सीक्वेंसिंग है, ये सारी मैंने एक्सप्लेन की है। सर आई कैप और आईसीडब्ल्यू दोनों की बुक बाय करनी है? यार आई कैप की तो मेरा ख्याल है सिर्फ वर्ड बुक है, वो सॉफ्ट में भी देख लोगे तो बहुत है। आई कैप की कोई अपनी थेरी बुक तो नहीं है एमएससी 2 के हवाले से पर से। आईसीडब्ल्यू की किताब है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, आप उसकी बुक सॉफ्ट में देख लें। रिकमेंडेड हार्ड बुक्स टू टेक विद फॉर एग्जाम? हाँ, आप आईसीडब्ल्यू की किताब ले जा सकते हैं, आप एमएससी 2 के पास पेपर्स ले जा सकते हैं, और आप अपनी बीएफडी या एसपीएम में से कोई बुक या फॉर्मूला बुक समरी बुक वगैरह रखना चाहें वो ले जा सकते हैं। टैक्स समरी ले जा सकते हैं। टैक्स की समरी सर मुर्तजा की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सॉफ्ट में, हार्ड में परचेज करनी है हार्ड में परचेज कर लें, आप वो भी लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें स्टडी प्लान आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपने पहले हफ्ते में करना है, ये मैं पूरा प्लान आपको इंशाल्लाह ताला बना के दूंगा। लास्ट टाइम दिसंबर के बैच के लिए जुलाई में रिजल्ट आया था, तो हमने ये प्लान अगस्त के हिसाब से बनाया था। आप इसी तरीके से देखें, आपका रिजल्ट जनवरी में आया है, अब आप जून की अटेम्प्ट में जा रहे हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली फेब का प्लान बनेगा जो मैं फेब पे रोल फॉरवर्ड करके दूंगा। फेब के महीने में कोशिश करो ये सारी वीडियोस जिसमें रिविजन है किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट का, ये सारी देख लो। ये आपका वीक 1 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, वीक 1 का टारगेट है, सही है। फिर देखिए मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडीज यहाँ पे आपकी टाइमलाइन वाइज प्लान की हुई है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप चाहें तो अपनी प्रोग्रेस यहाँ पे कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड के नाम से रख सकते हैं, सही हो गया, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, और फिर ये करते करते सो ऑन सो फोर्थ, पूरी 63 केस स्टडीज के मैंने वीक वाइज प्लान्स बनाए हुए हैं। फिर आप आखिरी मंथ में क्या करेंगे, रिवीजन फर्दर प्रैक्टिस है, समरीज और बेंचमार्क क्वेश्चंस में शेयर करूंगा आपके साथ, और फिर हमारा फाइनल मॉक वगैरह का सारा मामला होगा, आखिर का जो रिवीजन होता है वो वीक 4 के अंदर हमारे पास जो है वो हो जाएगा। सर रिमेनिंग टाइम में तैयार हो जाता है भाई, रिजल्ट के बाद ही तैयार होता है। एमएससी 2 पढ़ा ही रिजल्ट के बाद जाता है, रिजल्ट से पहले स्टूडेंट कोशिश करते हैं लेकिन वो लाउजी हो रहे होते हैं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी छोड़ा कभी नहीं छोड़ा। अहमद रजा कहते हैं सर आपकी कोई बुक अवेलेबल है हार्ड में? तीसरी बार बता रहा हूँ भाई, आईसीडब्ल्यू की किताब फॉलो कर लो, सारा रिक्विजिट मटेरियल उसके अंदर है, किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज करवाया हुआ है, सारे सवाल पोर्टल पे सॉल्व करवाते हुए मैंने उसके अंदर चीजें डाली हुई हैं। किताब सिर्फ तब खोलो जब तुम्हें कोई चीज बिल्कुल याद ही नहीं आ रही है कि यार इसका फॉर्मूला क्या था, इसकी डेरिवेशन क्या थी, सर ने क्या पढ़ाया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, है मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया, उस वक्त किताब खोल लेना, उस वक्त देख लेना। वरना जितने सवाल आप सॉल्व करोगे उतना बेहतर है, उतनी सिचुएशन तुम्हारे लिए स्ट्रांग होगी। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई ये पोर्टल की शक्ल नजर आ रही है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू एमएससी 2 में इस तरह का ओरिएंटेशन सेशन आ रहा होता है, अभी लास्ट अटेम्प्ट का नजर आ रहा है, जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अब इसके अंदर अपलोड हो जाएगा।
जिसने एसपीएम नहीं पढ़ा, होलसेल में वीडियोस मौजूद हैं, पूरा एसपीएम रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा एसपीएम यहाँ पे आपका इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल पोर्टस, जेनरिक स्ट्रैटेजीज, स्ट्रेटेजिक क्लॉक, लॉक इन स्ट्रैटेजी, strategic development, merger, acquisition, franchising, licensing, strategic alliance, joint venture, partnership, ये सारा इसके अंदर आएगा। सिचुएशन, suitability, feasibility, acceptability, SWOT analysis, IT, e-marketing, big data, e-marketing, performance measurement, balance scorecard, performance pyramid, ethics, risk management, सारा का सारा यहाँ पे रिवाइज करवाया हुआ है, टोटल रिवाइज करवाया हुआ है। फिर उसके बाद आपका बीएफडी का एरिया है, पूरा यहाँ पे रिवाइज करवाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैक, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मर्जर एक्विजिशन, फॉरेक्स। अब आपके यहाँ पे सवाल शुरू होते हैं, 17 सवाल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं, इसमें आई कैप, ICW, ACCA और आई कैप की वर्कबुक। पास पेपर सारे हुए हैं सिवाय 2023 की 2 अटेम्प्ट के, इसके अलावा ICW के तकरीबन 30-35 क्वेश्चन हैं। ACCA के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ये देखें, ACCA SBL का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ACCA SBL का क्वेश्चन नजर आ रहा है, ACCA SBL के क्वेश्चन नजर आएंगे, आई कैप विंटर 2022, 2017 से लेके 2022 तक सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हुए हैं, सिर्फ 23 की 2 अटेम्प्ट इसमें नहीं है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तकरीबन 8 सवाल, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बिजनेस सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन, ये देखें हर टैब के अंदर आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। नाउ यू नीड टू सिट डाउन, यू नीड टू सिट डाउन, रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स इन द फर्स्ट वीक एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग देम, सॉल्विंग देम, सॉल्विंग देम। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो, हार्ड में क्वेश्चन देख लो, हार्ड फॉर्म में क्वेश्चन देख लो, सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करो। सर ICW की किताब ड्राइव पे रखी हुई है, सर MSc2 की सारे सॉल्यूशन के एक्सेल फाइल्स, क्योंकि हम एक्सेल में सॉल्व करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, सारी ड्राइव के ऊपर रखी हुई है। ये मैंने थोड़ी देर पहले हमारी ड्राइव दिखाई, सारी सॉल्यूशन फाइल्स आपकी यहाँ पे ड्राइव पे रखी हुई है। डाउनलोड करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ओपन फॉर ऑल है, कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है, नहीं फी अफोर्ड कर सकता, नहीं रजिस्टर होना चाहता, वो भी कर सकता, कोई मसला नहीं, ठीक है। डेमो के ऊपर 17 सवाल हैं, यूट्यूब पे 10 सवाल हैं, 27 सवाल का मटेरियल फ्री में पड़ा हुआ है। जो ये भी पढ़ लेगा ना कम से कम, वो भी इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। यहाँ पोर्टल के ऊपर सवालात मौजूद हैं, आप देखें पहला वाला चैप्टर मैंने डेमो पे रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है वो डेमो के ऊपर रखा हुआ है, BFD का डेमो रखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का डेमो रखा हुआ है। डेमो के लिए लेक्चर्स ओपन है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी सर, आपकी ड्राइव फोल्डर में ICW की किट है, बिल्कुल मौजूद है, क्वेश्चन बैंक है वो भी मौजूद है, वर्कबुक है वो भी मौजूद है। ICW की किट देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है, वर्कबुक क्वेश्चंस के लिए यूज होती है। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, रिमेनिंग आप करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा जी, ये कहते हैं सर माय पेपर फेल्ड एट 45, मैं नाम नहीं ले रहा, आई डिड सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कैन यू गाइड व्हाट शुड बी द फोकस इन दिस अटेम्प्ट, आई हैव टेकन द एक्सेस टू पोर्टल। देखो आपका तरीकाकार यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपका जो पेपर फेल हुआ है पहले तो आप उसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें भाई गलती कहाँ हुई थी, ये बहुत जरूरी है जानना। पता चला हमें गलती ही नहीं आइडेंटिफाई हो रही है और हम दोबारा से वही सारी चीज रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है आप इतने एक्सप्रेसिव ना हो सकता है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो सकता है आप उसको केस स्टडी बेस्ड पेपर की तरह नहीं, एक SPM के पेपर की तरह सॉल्व कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ए बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, रिक्वायरमेंट बी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, कोई लिंकेज आपस में क्रिएट नहीं हो रहा, आप उन लोगों का नाम तक नहीं ले रहे जो सवाल में एग्जामिनर ने दिए थे। ये सभी हम बातें करेंगे पेपर करने की अप्रोच के हवाले से। पहले तो अपनी गलती आइडेंटिफाई करो, जितने लोग दोबारा पेपर दे रहे हैं पहले अपनी गलती आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप देखें कौन सा एरिया काम करने वाला है। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, अगर ड्राफ्टिंग का मसला है सवालात को जो है वो प्रैक्टिस करें, अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू है सवालात को प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो है वो टाइम लगाने की कोशिश करें। सही। अच्छा जी, सर MSc2 में केस स्टडीज काफ़ी डिटेल में होती हैं, तो हैबिट नहीं है इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़कर उसको प्रॉपर्ली एनालाइज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, तो इसके लिए क्या सजेशन है? इसके लिए वही सजेशन है जो आमतौर पर जिंदगी में एक सजेशन दिया जाता है। एक शख्स है मुझ जैसा खाता पीता सेहतमंद है, उसकी शादी होने वाली है, लोग कहते हैं जी वेट लूज करो, तो वो शादी से 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर देता है वेट लूज करने की। अगर आपने एग्जाम में सवाल पढ़ना है तो आप घर पे 3 महीने पढ़ें, सवालात को पढ़ने की आदत डालें। जिन लोगों की रीडिंग हैबिट नहीं स्टैब्लिश होती वो एक आर्टिकल कम से कम डेली एक न्यूज आर्टिकल पढ़ ले, चाहे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का चाहे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का, इससे उनकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी, एनालिसिस की हैबिट इंप्रूव होगी, पढ़ने का आइडिया होगा। डेली एक आर्टिकल पढ़ लो, 5 से 7 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आपने एक आर्टिकल पढ़ने की आदत डाली, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े सिनेरियोज, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स पढ़ने की आदत हो जाएगी।
दीना कहती है सर concepts were properly revised but both in MSc 1 and MSc 2 I'm unable to attempt more than 68 marks although I've practiced 3 attempts in exam style on software and same marks are attempted during practice as well. How to cater this now please guide. देखें, जिन लोगों का ये मसला है ना कि वो कम मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, उसका सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप बहुत ज्यादा डीप सोच रहे हैं। यानी एक एक क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना है ना, देखो 20-22 नंबर 25 नंबर हमेशा ऐसे होंगे, 20-22-25 नंबर हमेशा ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते एग्जाम में। जो आता है उस पर फोकस करो, ऐसी चीजें मत सोचो, नई नई चीजें ऐसी मत निकालो जो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। तुम वहां डिस्कवरी करने नहीं गए हो, जो पता है वो बताने गए हो। मैं हमेशा अपने हंच पे रिलाय करता हूँ एग्जाम में। आई नेवर सिक्योर्ड एनी गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट। मेरे पेपर्स रुके भी हैं, रुक रुक के आगे बढ़ा हूँ, लेकिन 6 अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड ये होता है, मेरा 7 अटेम्प्ट में हो गया, अल्लाह का शुक्र। एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगी, आर्टिकल्स खत्म होने से 10 महीने पहले 12 महीने पहले मैं क्वालिफाई हो गया था। रीजन बीइंग, मैं इतना ज्यादा अपने हंच को डाउट नहीं करता था, अपनी अपनी जजमेंट को डाउट नहीं करता था। एक चीज समझ आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन सेंस थिंकिंग अप्लाई की, सवाल को सॉल्व किया। अब जो आप उस थॉट प्रोसेस में जाते हैं ना, नहीं यार ये इतना आसान थोड़ी हो सकता है, ये एग्जामिनर इतना इजी थोड़ी पूछ सकता है, ये क्या बात होगी, इतना आसान नहीं, नहीं इसमें ये होगा, इसमें ये वाली डिटेल। अरे भाई सामने सामने वो आपको एक एक डिवीजन की एग्जांपल दे रहा है, उसके रेशियो एनालिसिस करो। कौन से रेशियोज जो डेटा से निकलते हैं उन रेशियो को एनालाइज करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। AAFR का पेपर था मेरा, उस तो हम उसे FAFR कहते थे, ठीक है। अब FAFR का पेपर है, एक सवाल आया इफ्रिक 1 पे, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का जो इफ्रिक है उसके ऊपर आया। मुझे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी की, मैं पिछली रात ही रिवाइज करके किया था। मैंने फटाफट बोला वाह यार जबरदस्त, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, सवाल पढ़ रहा हूँ, एक लाइन लिखी हुई आई, टैक्स अप्लाई एट द रेट ऑफ 35%। मैंने बोला अभी ये क्या कह रहा है, ये टैक्स अप्लाई हो रहा है डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के साथ, ये तो कभी नहीं पढ़ा। सोचा, दिमाग चलाया, याद आई एक बात, यार डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में तो फाइनेंसिंग जो अनवाइंडिंग होती है, डिस्काउंटिंग होती है, उसका फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। ये फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट एक्सपेंस बन जाता है, टैक्स वाला तो इसे एक्सपेंस मानता नहीं है। यहाँ पे आ गया टेम्पररी डिफरेंस। जब डीकमीशनिंग लायबिलिटी एक्चुअल में पे करेंगे तब टैक्स वाला एक्सपेंस अलाउ करेगा, हम उसको आज से बुक करके एक्सपेंस को आगे तक लेके जाते जा रहे हैं। एग्जाम वो टैक्स वाला तो ना डिप्रिसिएशन में उसको अलाउ करेगा, ना जो है वो वैसे एज एक्सपेंस अलाउ करेगा। समझ में आ गया कि मसला क्या है, लेकिन करना नहीं आता था। डेफर्ड टैक्स वैसे नहीं समझ आता था, इफ्रिक 1 के साथ क्या समझ में आता। मैंने बोला देखो एक काम करते हैं, आसान रखते हैं जिंदगी। 17-18 नंबर का पेपर है, सॉरी ये क्वेश्चन है 17-18 नंबर का या 16 नंबर का। 12 नंबर इफ्रिक 1 के होंगे, 4 नंबर टैक्स की एंट्रीज के होंगे। छोड़ देते हैं, जिंदगी सुकून में रखी। इफ्रिक 1 आता था, पूरा सॉल्व कर दिया। ऐसे सॉल्व किया कि शायद मेरी नजर ही नहीं पड़ी टैक्स वाली लाइन के ऊपर। एग्जामिनर को ये फील हुआ होगा यार इसकी नजर ही नहीं गई, जनरल एंट्रीज बनानी थी उसमें, इसकी नजर ही नहीं गई है टैक्स वाली लाइन के ऊपर, इसने टैक्स का पोर्शन सॉल्व ही नहीं किया। 4 नंबर जाने दिए, मेरी जिंदगी सुकून में आ गई। मैंने AAFR का पेपर स्पीड से निकाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, AAFR का पेपर मैं 96 नंबर्स का करके आया था। MSc 2 तो फिर थियरी है, AAFR इतना लेंदी होता है। 96 नंबर का मैं पेपर करके आया था। सिर्फ एक पार्ट, एक एक सवाल का एक पार्ट था, वो मैंने छोड़ दिया था, और ये डिफरेंट टैक्स की मैंने कैलकुलेशन की ही नहीं थी सिरे से। यानी वो क्वेश्चन तकरीबन अटेम्प्ट किया तो कह लो 92-93 नंबर का मैं अटेम्प्ट करके आया था। और मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आई हुई थी एग्जाम में, पहली अटेम्प्ट के अंदर। एक ही गलती थी, वो मुझे समझ में आ गई थी टोटल करते हुए कि मैं एक नंबर यहाँ मिस कर गया हूँ, वो मैंने ऐड किया, मेरी बैलेंस शीट टाई हो गई। बैलेंस शीट टाई हुई कंसोलिडेटेड, मैंने बोला भाई कम से कम आधे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आगे बढ़ जाओ। जो किया उसका ड्यूअल इफेक्ट लिया है, सिंगल इफेक्ट कहीं नहीं लिया। अगर इफेक्ट है नहीं लिया तो बिल्कुल ही नहीं लिया, और अगर लिए तो दोनों एंगल्स उसके कवर किए। अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे बढ़ गए। भाई 50 नंबर लेने आए हो उस एग्जाम में यार, रादर देन कि एक एक चीज की निटिग्रिटी में जाओ। हाँ, जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वही करते हैं कि वो क्वेश्चन को लिंक नहीं कर रहे, लिंक करके जवाब नहीं दे रहे। भाई कॉन्टेक्चुअलाइज बात करो, कॉन्टेक्चुअलाइज बात करो। एक बंदा आता है मेरे पास, कहता है जी मेरे पास जो है वो ये मसला है फला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पैरों में दर्द होता है। अब आप उसे बैठकर जो है वो पूरी कहानी सुना रहे हैं कि जी पैर में इतनी हड्डियां होती हैं, इतने लिगामेंट होते हैं, ये होता है तो ये मसला हो जाता है, वो होता है तो ऐसा मसला हो जाता है, इसको रिकेट्स कहते हैं बंदा कह रहा है यार मेरे मसले का हल करना, भाई मुझे क्या इशू है ये बता। हम एग्जाम में भी यही अप्रोच अपनाते हैं। हमें पेस्टल एनालिसिस आता है, हम उसकी कहानियां लिखना शुरू कर देंगे। भाई कितना रिक्वायर्ड है सवाल के लिए, क्वेश्चन के लिए कितना रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में कितनी बात रेलिवेंट है, कितनी बात करनी है। ऐसे बात करो जैसे तुम उस क्वेश्चन के लिए जवाब लिख रहे हो।
रादर दिन कि तुम एग्जामिनर को ये बताओगे जी मैं अपनी एसपीएम की किताब का 244 नंबर पेज पढ़ के आया हूँ जिसके सेकंड पैराग्राफ में ये 6 बातें लिखी हुई थी, तो ये 6 की 6 सुन और इस बात को समझ के मुझे आता है। भाई टेस्ट कर चुका है एसपीएम में, आपको आता है, एसपीएम पास है आपका, बीएफडी पास है, वही टेस्ट कर चुका है कि आपको याद है। नाउ यू डोंट नीड टू रिपीट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि मैं उस पूरी चीज को रिपीट करूं। तो जिन लोगों का टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं चीजों को समझने में। टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस करें कि आपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलाई करना है, अपनी सोच पर रिलाई करना है, अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं डालना। बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाओ। परफेक्शन ये है कि आपका पेपर पास हो जाए। पेपर के अंदर किसी एक सवाल में परफेक्शनिस्ट हो गए और पेपर फेल हो गया तो फायदा क्या। सोहेल कहते हैं सर व्हाट इज द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन लेक्चर्स फ्रॉम यू। ये तो आप स्टूडेंट से ही पूछे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बहरहाल जितने स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है अच्छा ही फीडबैक दिया है। आप बाकी स्टूडेंट्स से जरूर फीडबैक लें। बहुत सारे अवामी ग्रुप्स हैं, जगह जगह टीचर्स की नीलामी हो रही है, जगह जगह टीचर्स के सवाल हो रहे हैं कि जी आपने फलां से पढ़ा है, फलां फलां से बेहतर है, फलां फलां से अच्छा है। ऐसे किसी ग्रुप में आप एक मैसेज डाल दें, आपको लोग मिल जाएंगे बताने वाले। ठीक है। नकालों से होशियार। रोहित कहते हैं सर 40-45 पे आए क्या फीडबैक देता है क्वेश्चन वैसे। हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है। सर आई कैप के क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट ऑफ लेस, नहीं आईसीडब्ल्यू इज, टू मी आईसीडब्ल्यू इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर रेलिवेंट रादर देन आई कैप के क्वेश्चंस। अहमद रजा कहते हैं सर वेयर डू यू थिंक द स्टूडेंट लैक्स। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है लड़के ने। भाई सबसे बड़ा मसला ये है दैट स्टूडेंट्स डू नॉट ड्राफ्ट देयर आंसर्स। वो ड्राफ्ट नहीं करते। अभी आज सुबह की बात है, 11 सवा 11 बजे, 11:30 बजे मैं सुबह अपना सारा व्हाट्सएप का लॉक क्लियर कर रहा था। बिफोर आई वॉज अबाउट टू गो समवेयर मैं अपना पूरा लॉक क्लियर कर रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, सर वो पेपर नहीं निकला। अच्छा क्या किया था सर, वो पास पेपर्स पुराने सॉल्व कर लिए थे। अरे भाई वो वैसा पेपर अब आता ही, मैं एसपीएम की बात कर रहा हूँ, वैसा पेपर अब आता ही नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप इंटरनेशनल बॉडीज की क्वेश्चंस करें जिसको रिजेंबल करते हैं। नहीं सर वो तो नहीं किया था। एक स्टूडेंट ने सुबह कहा एमएससी 2 के पेपर नहीं निकला, हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर, वो माइंड में किए थे। अब मुझे ये बताओ आप एग्जाम माइंड में देने जाते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो क्या माइंड में सॉल्व करते हो उसको, आवाज रिकॉर्ड करके देते हो एग्जामिनर को कि जी हमारे दिमाग में ये चल रहा है, ये पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हो। यकीन करो अगर ऑडियो रिकॉर्ड करके देनी है ना तो हम बिल्कुल ओरल ओरल पढ़ते हैं, बात करते हैं सिर्फ एमएससी 2 के एग्जाम में, कोई सवाल वाल सॉल्व नहीं करते। आप भी आंसर देखें, बातें करें और चले जाएं एग्जाम देने। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वहां तो लिखना पड़ता है, तो घर पे भी लिखे ना। वहां टाइप करना पड़ता है तो घर पे टाइप करें, वहां सॉल्व करना पड़ता है तो घर पे सॉल्व करें। 2015 से मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 9th ईयर। वैसे तो टीचिंग में 16 साल हो गए, लेकिन 2015 से पढ़ा रहा हूँ सीए के स्टूडेंट्स को, दिस इज द 9th ईयर। हमेशा एक बात रिपीट करता हूँ, भाई ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग करनी पड़ती है, क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ती है, सवाल सॉल्व करने के लिए सवाल सॉल्व करना पड़ता है, एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम जैसा क्वेश्चन घर पे करना पड़ता है, वरना एग्जाम नहीं निकलता। ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स। आंसर्स को देख के चले जाते हैं और दिमाग में सोचते हैं मैं होता तो मैं भी यही लिखता, मेरे भी दिमाग में यही पॉइंट था, यही लिखा है एग्जामिनर ने। कभी भी गलती आइडेंटिफाई नहीं हुई। जब आपका कलम उठता है तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में आता है ये शुरू कहाँ से करूं, स्टार्ट कैसे लूं, लिखूं कहाँ से। बस स्टार्ट समझ आ जाए सर मुजम्मिल, मैं पूरा आंसर अटेम्प्ट कर लूंगा। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस करनी है घर पे, यही तो सवालात को सॉल्व करना है। मेरा मॉडल सिंपल है, as many questions as you can do for MSc 2 after revising your concepts, everything is available on the portal, everything is available on the portal। मुबशिर कहते हैं सर लेकिन बीएफडी और एसपीएम तो ऐसे पास हो गया था। चलो अल्लाह करे एमएससी 2 भी आपका ऐसे पास हो जाए, लेकिन मेजोरिटी के लिए ये बात सही नहीं है। जाहिदा कहती है सर आइडियल सीक्वेंस टू अटेम्प्ट द पेपर, पहले क्वेश्चन 1 करें कोई और, पहले वो करें जो सबसे आसान है। सन जू ने 2500 साल पहले अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में ये लिखा, कॉन्कर द इजीएस्ट पार्ट फर्स्ट, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपका एग्जामिनेशन हॉल एक बैटल फील्ड है, आपका एग्जामिनर आपका ओपोनेंट है जिसके सामने आप बैटल कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं। पहले उस एरिया को कॉन्कर करें जो आपको आसानी से समझ आ रहा है, इजीली समझ आ रहा है, फिर आप बाकी क्वेश्चंस पर जाएं। बहुत ज्यादा अपने ऊपर डाउट ना करें, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके, अपने कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके चीजों को सॉल्व करें, कॉन्फिडेंट रहें। बहुत ज्यादा किसी चीज पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल हो रहा है ठीक है, इजीली हो रहा है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए कोई बात नहीं। एक सवाल पे 2 घंटे लगा दिए, अब बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं है, 75 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है। ये नहीं करना चाहिए।
Sir, I agree the priority should be attempting maximum paper writing appropriate. ठीक है, identify the problem is when people see suggested solution it is way much standardized. हाँ देखो, सजेस्टेड सॉल्यूशन ना एक ठंडे एसी वाले कमरे में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ठंडे एसी वाले कमरे में बिल्कुल सुकून के साथ प्रॉपरली अच्छे माहौल में बनाया जाता है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है. एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट, नेवर एक्सपेक्ट्स कि आप एग्जाम में इतनी डिटेल लिखेंगे और इतना स्टैंडर्डाइज लिखेंगे, वो आपको जज भी नहीं करता वैसे. तो स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन, सजेस्टेड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, ताकि किसी के दिमाग में कोई भी पॉइंट आए तो वहां पे कवर्ड हो. लेकिन चेकिंग ऐसे नहीं होती है. सोहेल कहते हैं सर फीडबैक मींस आफ्टर अपेयरिंग पेपर. देखो एमएससी 2 का ये खासा है कि लोग पेपर के बाद फीडबैक नहीं देते, रिजल्ट के बाद देते हैं. नॉर्मली एमएससी 2 का जो मेजोरिटी बच्चा होता है वो होता है जो कहीं जॉब कर रहा है, फर्म में किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर है, कहीं पर काम कर रहा है प्रॉपर्ली. उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता. वो बस एक दो दिन की मुश्किल से, किसी की क्लोजिंग अटकी होती है, किसी का कुछ अटका हुआ होता है, वो 4-5 दिन की लीव मिलती है, आखिर में जल्दी जल्दी एमएससी 2 को निपटाते हैं, सॉरी टू से निपटाते ही हैं, निपटाते हैं, पेपर देने जाते हैं. पेपर देके उन्हें इस बात की टेंशन होती है कि जी मैनेजर का मैसेज आ गया, सीनियर मैनेजर का आ गया, डायरेक्टर को फलाना रिपोर्ट देनी है, पार्टनर को रिव्यू करवाना है, और फौरन भागते हैं. फीडबैक आता ही रिजल्ट के बाद है, पता ही रिजल्ट के बाद चलता है. सर शुड वी लर्न टच टाइपिंग? नहीं, आप नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. सर डायरेक्टली क्वेश्चंस वाले लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर तुम्हें लगता है कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी ग्रिप है तो डायरेक्टली स्टार्ट कर लो. मैंने सवालात करवाते हुए भी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए. जब सवाल करवा रहा हूँ उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवाए. ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्सेप्ट रिविजन नहीं, सारे रिवाइज करवाए. सर क्वेश्चन लेंदी है तो क्या डेटा भी साथ साथ बनाते रहें सवाल का? देखो अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है तो आप साथ साथ अपने पास की पॉइंट्स नोट कर लें, एक्सेल में साइड पे कहीं पे कर लें, वो वैसे भी आपका आंसर का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो करना चाहिए. मैं सॉल्व करवाते हुए जब सॉल्व करवाता हूँ तो इस तरह की पॉइंट्स हाईलाइट करता चला जाता हूँ, लिखता चला जाता हूँ साइड पे, इससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. ये बिल्कुल करना चाहिए. सर पोर्टल पे इस तरह लेक्चर्स हैं उसी सीक्वेंस में लें, बिल्कुल वही सीक्वेंस फॉलो कर लें. सर टैक्स का सुना है काफी डिफिकल्ट टेस्टिंग है, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. कम सीसीजी वाला पार्ट आता है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव होता है वहां पे. उसके जब मैं एडिशनल सवाल करवाऊंगा तो उसमें हम उस एंगल को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे. वानिया कहती है सर टैक्स नहीं पढ़ा अभी. देखो अगर आपका टैक्स बाकी है और आपके पास बैंडविड्थ है तो टैक्स उठाओ, बिल्कुल उठाओ. एमएससी 2 के साथ टैक्स उठाना चाहिए, पूरा टैक्स 10 नंबर के लिए. कोई भी एरिया वो पूछ सकता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट परस्पेक्टिव से पूछता है, लेकिन अगर टैक्स पढ़ा हुआ हो या साथ पढ़ रहे हो तो बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. सोहेल कहते हैं सर क्या स्पेसिफिक सिनेरियोस को सॉल्व करने के लिए कोई फ्रेमवर्क होते हैं जिससे कंटिन्यू और क्लोजर और मेकिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल. देखो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सिनेरियो को, किसी भी स्ट्रेटजी को 3 पैरामीटर्स पे देखा जा सकता है. वो चीज कितनी सूटेबल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपटीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पेस्टल पोटस डायमंड, राइवलरी. कितना सूटेबल बिजनेस है, करना चाहिए आज या नहीं करना चाहिए, कितना फीजिबल है, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, कितना एक्सेप्टेबल है, शेयर होल्डर्स को कितना फायदा होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क होगा, कितना फायदा पहुंचेगा. ये सारी चीजें आपने किसी भी स्ट्रेटेजी में 3 चीजें लगा लो, आप सही डिसीजन मेकिंग पे पहुंच जाओ. ठीक है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं. हाँ एक कॉमन सवाल, सर क्या मैं पेस्टल एनालिसिस एग्जाम में नहीं लिखूं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं. आपको माइकल पोर्टर का या फॉर दैट मैटर किसी का भी एंसॉफ वगैरह का मॉडल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. क्या आप एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स या बीसीजी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, या आप पेस्टल की 5 फोर्सेस की, पोर्टस डायमंड की बात कर रहे हैं, या आप वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं. और अगर आपको सही मॉडल क्लिक हो जाता है और वहां आप नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. सर हाउ मेनी आवर्स आर इनफ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे? देखो आवर्स से ज्यादा मैं ये कहूंगा केस स्टडीज, यू एटलीस्ट सॉल्व केस स्टडीज 5 पर वीक. 4 से 5 केस स्टडीज पर वीक फॉलो करें. रोजाना 2-3 घंटे शाम में रात में निकालें, 2 घंटे तो रोजाना निकालें. एक सवाल पिक करें 25 नंबर का, 2 घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह. लेक्चर देखने समेत, लेक्चर देखना उसको सॉल्व करना 2 सवा 2 घंटे में हो जाएगा. 50 नंबर का सवाल रखें वीकेंड्स के लिए, वीकेंड पे उठाएं उनको, और पूरे वीक में कोशिश करें कि भाई कम से कम आप 6-7 केस स्टडीज तो कर ही रहे हैं वीकेंड मिला के, 5 तो मिनिमम कर रहे हैं. तो इससे आपकी महीने में 20 केस स्टडीज होंगी, 3 महीने में 50-60 केस स्टडीज होंगी. आपने 50-60 केस स्टडीज देख ली, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस देख ली, सिनेरियोज देख ली, अब कुछ रह नहीं जाता. इंशाल्लाह ताला आप पेपर के सवाल के लिए तैयार हैं. फिर उसके बाद बेंचमार्क क्वेश्चंस होंगे, फिर असेसमेंट्स होंगे, आपका मॉक होगा, आपकी टेस्टिंग होगी, कंप्लीट हो जाएगा पैकेज इंशाल्लाह ताला. सर 3 पेपर्स हैं, डेली 2 आवर्स, तो फिर वीकेंड पे टाइम बढ़ा दो. डेली टाइम ना दो तो वीकेंड पे बढ़ा दो.
4 केस स्टडीज तो कम से कम एम करो पर वीक। बेंचमार्क कितने हेल्पफुल होते हैं और लास्ट मंथ में मिलेंगे क्या? बिल्कुल लास्ट मंथ में मिलेंगे। बेंचमार्क के लिए मेरा जो है वो खून नहीं पीना, लहू नहीं पीना। बेंचमार्क क्वेश्चंस मैं शुरू में दे देता हूँ तो बच्चे फिर से बेंचमार्क ही करते हैं, वो करते ही नहीं है इतने सवाल पोर्टल पे जो करवाए हुए हैं। फायदा कोई नहीं होता, तैयारी अधूरी होती है। बेंचमार्क क्वेश्चंस आर गुड फॉर रिवीजन ओनली। मैं बेंचमार्क वो क्वेश्चंस देता हूँ जो रिवीजन में हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा रिवाइज करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, रादर देन कि मैं जो है वो इनको सोल सोर्स बना लूँ प्रेपरेशन की। सोल सोर्स नहीं है प्रेपरेशन। पोर्टल पे जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उनके आवर्स कितने होंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले अहमद रजा की बात बताई। 63 से 65 केस स्टडीज हैं। आप मोटा मोटा 1.5 पौने 2 घंटे एक स्टडी के लगा दो तो 90 100 घंटे 110 घंटे होंगे। रिवीजन के कॉन्सेप्ट मिला लो तो तकरीबन 115 घंटे हो जाएंगे। और आखिर में जब सारे सवाल कर लोगे तो एक ये तुम्हारा MSc2 का रिवीजन वर्कशॉप मैंने लिया था, पूरा MSc2 इसमें रिवाइज हुआ हुआ है, मुकम्मल मुकम्मल MSc2 रिवाइज हुआ हुआ है। ये करोगे थोड़े आवर्स बढ़ जाएंगे लेकिन पूरा रिवीजन इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अगर सवाल में फॉरेक्स रेट के बारे में नहीं बताया तो क्या? मैंने इसमें सवालात करवाए हुए हैं भाई, सवाल सॉल्व करो खुद ही आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क ट्रेजरी और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंदर मैंने ऐसे सवाल करवाए हुए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरेक्स, बिजनेस रिस्क, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ। ये देखो फॉरेक्स, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, ये रहा फॉरेक्स। इसमें तुम्हारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस भी मौजूद है। सॉल्व करोगे तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सवाल आते हैं। इतनी पावरफुल है ये 63 केस स्टडीज, आपने ये सॉल्व कर ली ना सारी एक दफा, अब कोई एंगल इंशाल्लाह आपका रह नहीं जाएगा जो कवर्ड ना हो। सर डू वी प्रिंट आउट क्वेश्चन सॉल्व इन पोर्टल? देखो आई कैप के पास पेपर्स ले लोगे, ICW की वर्कबुक ले लोगे तो वैसे ही प्रिंट में तुम्हारे पास चीजें आ जाएंगी। सर रिवीजन लेक्चर्स प्रेजेंट इन सेकंड टैब, डज इट सफिशिएंट इन ICW बुक की सारी भाई ICW की पूरी बुक रीड करने मत बैठ जाना, खुदा का वास्ता रीड करने मत बैठ जाना। जो मैंने यहाँ पे लेक्चर्स डाले हैं रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, बहुत है, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। कहीं पर फंसो, वो रेलिवेंट चैप्टर ICW किताब में खोलो, पढ़ लो, जहां फंसते हो वहां पढ़ लो। जब तक जरूरत नहीं पड़ती बेजा थियरीज, बेजा पेजेस में खोने की जरूरत नहीं है, इतने सारे पन्नों में खो जाओगे फायदा कोई नहीं है, बेजा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? तो जी हमने यहाँ तक आते आते हमारे पास क्या क्या डिस्कशन कर लिया सर? हमने सिलेबस की बात कर ली, हमने पेपर का जो पैटर्न होता है वो देख लिया, हमने जो है वो पोर्टल को मुकम्मल तौर पे देख लिया, हमने मटेरियल पे बात कर ली। ठीक है। हमने हमारा स्मार्ट प्लान देख लिया। ठीक है। क्या क्या चीजें उसके अंदर जो है वो मौजूद है। हमने कवरेज देख ली, सीक्वेंस देख लिया, किस तरीके से हमने पढ़ना है वो देख लिया, तो ये सारी चीजें हो गई। सफीउल्लाह कहते हैं सर ऑडिट के साथ MSc2 देना, आपकी सजेशन चाहिए? हाँ दे सकते हो बिल्कुल, ऑडिट तो दो ना, वो MS1 तुम्हारा अनलॉक तभी होगा। MS1 नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देना फिर, ऑडिट तो दो, बिल्कुल दो। ठीक है। हमने स्मार्ट प्लान की बात की, ये सबसे ज्यादा लाजिम व मलजूम है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, सवालात को सॉल्व करो, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सर हम वीकली सेशंस पे बात कर चुके हैं, हमारे स्टडी प्लान के हिसाब से वीकली सेशंस होंगे। इन वीकली सेशंस के मकसद मकासद तीन होंगे। आप चाहें आप क्वेश्चन आंसर पूछें, आप चाहें आप अपने सॉल्यूशन को चेक करवाएं, और हम चाहे हम एडिशनल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कनेक्टेड रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे, चीज़ें बताते रहेंगे, आसानी हो जाएगी। सर की MS2, सर इज इट पॉसिबल हम वीकली Q&A सेशन में पास पेपर डिस्कस करें अटेम्प्ट वाइज? पास पेपर मैंने सारे करवाए हुए हैं, जो सवाल करवाए हुए हैं तुम उन सॉल्यूशंस को सॉल्व करो। 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा इन्हीं सेशंस के अंदर, वो मैंने नहीं करवाए अभी। सर स्टडी अपडेटेड स्टडी प्लान मिल जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, मैं इसको रोल फॉरवर्ड करके दे दूंगा। टैक्स और सी लॉ, सुहेल क्या कह रहे हो टैक्स और सी लॉ का? रोहित कम हुए थे, उसकी वजह ये थी कि पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होती थी। एक दफा तो ऐसा हुआ था कि मैंने सेशन लिया था, मेरा खाली 1 या 2 लोग ही आए थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसको रखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम मॉक मॉक एग्जाम्स तुम्हारे मई के मंथ में ही हो रहे होंगे। मई के मंथ में ही तुम मॉक अटेम्प्ट करोगे अपना। हाँ जाहिदा बिल्कुल आप शेयर कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें वो जो लाइव सेशन है हमारा वीकली,
उस सेशन में आए, अपना सोल्यूशन मुझे भेजें, मैं उसी वक्त आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है फीडबैक दे दूंगा। हम क्वेश्चन भी खोलेंगे, आपको सोल्यूशन भी खोलेंगे। पीडीएफ अगर भेजते हो तो बहुत ही अच्छा है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। जैसे अभी आपको इस सिलेबस की स्क्रीन नजर आ रही है, इस तरह मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अगर पीडीएफ भेजते हो बहुत ही आसानी हो जाएगी। सर क्या एमएससी 2 के लिए सारे सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ेंगे, टैक्स, एसपीएम, बीएफडी? नहीं नहीं सोहेल, शायद आपने देर से ज्वाइन किया है। मैंने 2 दफ़ा एटलीस्ट ये बात रिपीट की है कि हमारे पोर्टल पे सारे रिवीजन लेक्चर्स मौजूद हैं। आप पोर्टल देखें एक दफ़ा, उन रिवीजन लेक्चर्स को देखें और सवालात को सॉल्व करना शुरू करें। आपको इंशाल्लाह ताला पूरे पूरे सब्जेक्ट, पूरी पूरी किताब नहीं देखनी पड़ेगी। शायद बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकती हैं, जो वीकली सेशन होगा उसमें मैं आपका सोल्यूशन डिस्कस कर लूँगा। तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो डिस्कस की, एमएससी 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस की, तरीका कार डिस्कस किया, पोर्टल डिस्कस किया। साकिब, इसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला अपने साथ अपने एक असिस्टेंट ऑन बोर्ड करूँगा। मंथली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ आपके साथ उस बेसिस पे जो है शेयर होता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर बीएफडी की बुक एमएससी 2 में भी डिसअलाउ हो गई है? नहीं, एमएससी 2 में तो एनी 5 बुक्स वाला एलिमेंट है, वहाँ पे डिसअलाउड नहीं हुई है। बीएफडी, एसपीएम, आईसीडब्ल्यू ये किताबें अपने साथ रख सकते हो। आईकैप के पास पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस अपने साथ रख सकते हो, टैक्स की समरी रख सकते हो। ये 5 किताबें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होंगी। या आईसीडब्ल्यू की किट रखने के बजाय, आईसीडब्ल्यू की मतलब किताब रखने के बजाय उसके क्वेश्चन आंसर रख सकते हो, वरना किताब रख सकते हो। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? 2024 में यार ये इनको इंटीमेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो जिस तरीके से टाइमलाइन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड यही है कि यही रहनी चाहिए। बहुत हुआ आधा घंटा ये कम कर देंगे, 3 घंटे 45 मिनट का पेपर हो जाएगा। बस ये जो हमारा टाइम है वो 4 घंटे और 15 मिनट है। सर मैंने सवाल सॉफ्टवेयर पे भी सॉल्व करवाए हुए हैं। जब से सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ है उसके बाद के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं, और सारे हैं तो एक्सेल पे ही। एक्सेल पे तो सारे हैं। वर्किंग आपको करनी होती है वो एक्सेल से करके ऊपर पेस्ट करनी होती है। सर क्यूएनए सेशन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। एंड हाउ मच एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट्स? ये क्या सवाल पूछ रहे हो अहमद? ये तुम्हारा सवाल नहीं समझ आया मुझे। अहमद रजा सिद्दीकी? हाँ लेकिन उसकी प्रॉपर बाइंडिंग करवा लेना, लूज पेपर मेरा ख्याल अलाउड नहीं है। पेपर कितना अटेम्प्ट करते हैं बच्चे ऑन एवरेज? 80-85%। कम ही बच्चे होते हैं जो 80-85 से ऊपर बताते हैं कि अटेम्प्ट हुआ है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, होना तकरीबन पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। इतना मसला नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, टाइम मैनेजमेंट रखोगे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक नहीं करोगे, बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाओगे, तो इंशाल्लाह ताला पूरा पेपर सॉल्व होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल हेल्पफुल होती है, लेके जाना चाहिए साथ। कोई ऐसी चीज आपको नहीं क्लिक कर रही, आप पैनिक कर रहे हैं, आप किताब खोलें देख लें। बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। पासिंग रेशो हमारा यही 30%, 35% के आसपास है। एमएससी 2 के एग्जामिनर कमेंट्स में बार बार एग्जामिनर एक ही बात करता है, एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं है, लिंकिंग नहीं है, रेलिवेंस नहीं है। एक ही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, जो फर्स्ट बात लिख दी है वही दूसरे बुलेट में रिपीट कर दी है। इस तरह के मामला मसले मसाइल होते हैं। चले जी, और कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग। हमने सारी चीज़ों को टच बेस कर लिया। अबाउट द पेपर, पोर्टल, सीक्वेंस, मटेरियल, प्रिपरेशन, अप्रोच, टेस्ट, गाइडेंस, क्वेश्चन आंसर्स, वीकली सेशंस, ये सारा हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अहमद रजा, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। सर वो आपने जो केस स्टडीज दी हैं उसके सॉल्यूशंस आप पोर्टल में दिखा दिए हैं, लेकिन वो उस पर पड़े हुए हैं, ड्राइव पे। ड्राइव पे रखे हुए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इब्राहिम, शायद आपने भी थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। सर क्यूएनए सेशन से पहले कोई टॉपिक एडवांस बताएंगे? यार क्यूएनए सेशन जो हमारा अगला होगा वो पहला एरिया जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्वेश्चन आंसर्स है। या चलो अभी तो तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, पहला वीक तो तुम्हें रिवीजन में लगेगा। पहला वीक रिवीजन कर लो, दूसरे वीक से केस स्टडीज करना शुरू करो। हम दूसरे वीक के एंड पे इंशाल्लाह हमारा जो है वो क्यूएनए सेशन रख लेंगे। ये फेब का जो सेकंड वीकेंड होगा उस पे इंशाल्लाह हम सेशन रख लेंगे। जो भी होगा मैं ग्रुप पे कोऑर्डिनेट करता रहूंगा, आप लोगों से बात करता रहूंगा। पहले इस वीक के अंदर तो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें। जो पोर्टल पे वीडियोस हैं, जो लोग लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस ओरिएंटेशन की। मैंने पोर्टल का पूरा रन डाउन दिया है। पहले तो सुकून से वो रिवीजन की वीडियोस कवर करें। वंस वो रिवीजन की वीडियोस कवर हो जाती है उसके बाद फिर आगे अपनी अगली डिस्कशन पे आ पाए, कि स्टडी सॉल्व करें, और फिर उसके बाद हम। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं, नहीं मिलती एग्जाम के लिए लीव्स। आपने अभी से प्लान करके चलना है,
अभी से टाइम निकालना है, वीकेंड्स लगाने हैं और इस पेपर को निकालना है। क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। सर MSc 2 भी पास करवा दें आपको, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये हो सकता होता तो क्या ही बात थी, लोग अपनी नमाजें किसी और से पढ़वा देते, अपनी जगह कब्र में किसी और को लिटा देते, कयामत के दिन हिसाब किसी और से दिलवा देते। ये हो नहीं सकता, अपना अपना एग्जाम सब ने खुद देना है। सर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, प्रेशर आपका हैंडल होता है जब आपने एक चीज बहुत दफा की हुई है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं पहली दूसरी दफा गाड़ी चलाना शुरू करूंगा, मेरे ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा, यार एक्सीडेंट ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, यार वो ना हो जाए। ये प्रेशर कैसे रिलीज होता है? जब मैं बार 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 उस काम को करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप एग्जाम बार बार दें और छठी सातवीं अटेम्प्ट में पेपर निकालें। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम जैसे क्वेश्चंस हैं उनको घर पे बार बार सॉल्व करें। जितना ज्यादा आपने घर पे चीजें सॉल्व की होंगी, उनको हैंडल किया होगा, उतनी आपकी आसानी हो जाएगी और ये प्रेशर हैंडल करना आपको आ जाए। तो आप देखिए ना, पहली दफा जब आपने कोई भी काम किया आपके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जब उसको बार बार करते हैं उसमें खूबसूरती एक निखार पैदा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा प्रेशर वहां से जो है वो हैंडल होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें बेहतर हो जाती है। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्रीटी मच वी क्लियर्ड एवरीथिंग। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब आप लोग जो है वो अपने काम पर लग जाएं, अपने रिवीजन के ऊपर लग जाएं, चीज़ों के ऊपर शुरू हो जाएं और रिवीजन करने के बाद कॉन्सेप्ट्स की सवालात को करना सॉल्व करें, शुरू करें। हम Q&A सेशन सेकंड वीक में रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह ताला एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके सोल्यूशन भी चेक करेंगे और कोशिश करूंगा हर वीक हमारा ये सेशन जो है वो होना चाहिए। स्टडी प्लान में अपडेट करके रोल फॉरवर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो इंशाल्लाह ताला आजकल में आप लोगों को मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।